Assalamu alaikum everyone. Let's start the class. Uh, Today we are going to discuss about paper 5 planning analysis and evaluation of May June 2019 variance 51 1 hour 15 minutes का ये paper होगा. Let's see what we have in the paper. Okay. All right. Okay. A student investigates charge Z plus carried by aqueous manganese ions MnZ plus A. Okay. The electrochemical cell shown is set up for this investigation with the following two half cells. Okay. A standard copper 2 ions copper half cell has an SEP value of plus 0.340 volt. That is given in the data booklet as well. All right. And half cell made from manganese and 0.5 mole per dm cube MnZ plus ions. So एक चीज तो यहां से क्लियर हो गई है और वो ये कि ये जो वैल्यू है आपके पास ये अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन है. लेकिन ये जो वैल्यू है आपके पास ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे है क्योंकि कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब की बजाय 0.5 मोल पर डीएम क्यूब हो गई. All right. Now the next is label items P and Q and state the concentration of the copper 2 ion solution in the copper half cell. So जो P है वो आपका एक्चुअली वोल्ट मीटर है और क्लास में मैंने बताया था आप इसको पोटेंशियोमीटर भी कह सकते हैं. पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली द हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, मिनिमम वोल्टेज भी मेजर करके देता है. और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कॉपर हाफ सेल की एससीपी की वैल्यू प्लस 0.340 वोल्ट है और ये ई नॉट है. इसका मतलब फाई की कंडीशन है, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है. तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोल पर डीएम क्यूब ली जाती है. तो हम यहाँ कह देंगे 1.0 मोल पर डीएम क्यूब. लेट्स टॉक अबाउट क्यू. क्यू जो है वो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है और सॉल्ट ब्रिज या तो हम पोटेशियम क्लोराइड का बना लेते हैं या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का बना लेते हैं. ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का बनता है. ये थ्योरी की क्लास में हमने आपके साथ शेयर की हुई इन्फॉर्मेशन. वो कह रहे ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन द स्टूडेंट प्लान्स टू यूज सॉल्यूशन ऑफ MnZ प्लस ऑफ लोअर कंसंट्रेशन देन 0.5 मोल per dm cube. Calculate the volume of 0.5 mole per dm cube MnZ plus needed to prepare 100 cm cube of 0.2 mole per dm cube MnZ plus. So concept ये है, ये basically dilution का है. हम एक sorry, हम एक more concentrated solution से हम एक less concentrated solution बना रहे हैं, यानी हम solution को dilute कर रहे हैं और dilution के लिए हम actually water ही add करते हैं, right? So it is basically the dilution of solution. और इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है. कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मेरे पास मान लीजिए एक मिनट के लिए कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मेरे पास 0.5 मोल पर डीएम क्यूब का सोल्यूशन अवेलेबल है. मोल पर डीएम क्यूब को मोलर कह सकते हैं और ये किसका सोल्यूशन है? MnZ प्लस. 2 प्लस नहीं है, ये Z प्लस है, राइट? अब आपने क्या करना है, आपने इसके थ्रू एक और सोल्यूशन बनाना है और मेक श्योर करना है कि वो 100 cm क्यूब हो और उसकी कंसंट्रेशन 0.20 मोलर हो. ठीक है, यानी मैं MnZ प्लस को 0.2 मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर दूं. तो बेसिकली मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा वाटर ऐड कर रहा हूँ.
ऑलराइट, मैं सीधा सीधा वाटर ऐड कर रहा हूँ, इसके अलावा तो मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। तो मोस्ट इजीएस्ट वन इज कि जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं हम फॉर्मूला यूज करते हैं C1V1 इक्वल्स टू C2V2 का। हम रेशो मेथड से भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमें C1 गिवन है 0.5 जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन है, जिसके थ्रू हमने 0.2 मोल पर डीएम क्यूब बनाना है। इस इनिशियल कंसंट्रेशन को यूज करने के लिए वॉल्यूम कितना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना है। हमें फाइनल कंसंट्रेशन कितनी रखनी है 0.2 और वॉल्यूम कितना रखना है 100। तो यहां से आपके पास 0.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.5 आ जाएगा। सो वॉल्यूम आपके पास फर्स्ट वॉल्यूम आ जाएगा V1 आ जाएगा 40 cm3, राइट। सो मैं एक्चुअली यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यूज दी हुई है, तो मैं लिखूंगा 40.0 cm3 to be very exact. Now the next is describe how describe how 100 cm3 of volumetric flask the student should prepare exactly 100 cm3 of 0.2 mole per dm3 MnZ plus using the volume of 0.5 mole per dm3 MnZ plus calculated in B1 and standard स्कूल और कॉलेज ऑपरेटर्स। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि भाई आप ये 40 cm3 का वॉल्यूम यूज करें और आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करके बेसिकली सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करें, राइट। सो ऑब्वियसली मुझे ये वॉल्यूम मेजर करने के लिए एक्यूरेसी चाहिए, और एक्यूरेट रिजल्ट मुझे वॉल्यूम मेजर करने के लिए जब भी आएगा वो या तो पिपेट से होगा या ब्यूरेट से। ऑब्वियसली मैं 40 cm3 पिपेट से तो मेजर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस पर ग्रेजुएशन ही नहीं होती। 25 cm3 की मैक्सिमम पिपेट होती है। इसका मतलब आई विल यूज ब्यूरेट इन ऑर्डर टू मेजर दिस वॉल्यूम। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ आपको कि सबसे पहले मैं 40 cm3 ऑफ 0.5 मोल पर dm3 MnZ का सोल्यूशन ब्यूरेट से मेजर करूंगा। तो यूज अ ब्यूरेट टू मेजर 40.0। ओके, अब क्योंकि मैं मेजर कर रहा हूँ ब्यूरेट से, तो ब्यूरेट जो है वो 2 डेसिमल प्लेस तक मेजरमेंट कर लेती है। सो टू बी वेरी एग्जैक्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर 40.00 cm3 of 0.5 mole per dm3 MnZ solution, MnZ plus solution into 100 cm3 of volumetric flask ऑलराइट। उसके बाद में डिस्टिल वाटर ऐड करूंगा कॉनिकल फ्लास्क वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। Add distilled water in the volumetric flask until 100.0 cm3 मार्क। ठीक है, उसके बाद में फ्लास्क को स्टॉपर लगाऊंगा, फ्लास्क को अच्छी तरह शेक करूंगा ताकि सोल्यूशन जो है वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए, कंटेंट जो वो मिक्स हो जाए। तो हम बोलेंगे स्टॉपर द फ्लास्क and shake the flask thoroughly and shake the flask thoroughly
to mix the content of the solution. All right. Now the next is the cell potential of the electrochemical cell in A is measured. Okay, ये important बात थी कि cell potential जो है वो measured है. The 0.5 mole per dm cube MnZ plus is then replaced by 0.2 mole per dm cube solution, and the cell potential is measured again. Okay, this is repeated for other lower concentration of MnZ plus. All measurements are made at 25 degrees Celsius. The results of the experiment are shown in the table. Complete the 3 column of the table calculating log of this to 2 decimal places. इसका मतलब भाई इसको तो मैंने 2 decimal place पे लिखना है, ठीक है. And complete the column 4 of the table calculating E, the electrode potential of each manganese half cell, to 3 decimal places using the equation shown. तो ये इक्वेशन है भाई आपके पास, ठीक है. ये तो वोल्टेज है, यूनिट है ये बेसिकली, ठीक है. ये भी याद रखिएगा कि ये 3 डेसिमल प्लेस के लिए है. तो मैं क्या करूंगा, मुझे कंसंट्रेशन ऑफ MnZ प्लस गिवन है, मैं इनका लॉग लूंगा, यहाँ आंसर लिखना शुरू कर दूंगा. सही, इसका लॉग लूंगा यहाँ आंसर आ जाए, इसका लॉग लूंगा यहाँ आंसर आएगा, इसका लॉग लूंगा यहाँ आंसर आएगा. तो चले मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ और मैं आंसर देना शुरू करता हूँ. तो मैं यूज करूंगा log 2.0 इंटू 10⁻⁻1. सो ये हो जाएगा 0.699. तो मैं लिखूंगा 2 डेसिमल प्लेस के लिए 0.70. फिर है मेरे पास log 1.0 इंटू 10⁻⁻1. तो ये हो जाएगा 1.00 राउंड ऑफ होके. फिर है log 7.5 इंटू 10⁻⁻2. सो इट्स गोइंग टू बी -1.12. फिर है आपके पास log 2.5 इंटू 10⁻⁻2. तो ये हो जाएगा -1.60. देन फिर आपके पास log 8.0 इंटू 10⁻⁻3. सो इट्स गोइंग टू बी -2.10. फिर log 6.0 इंटू 10⁻⁻3. सो इट्स गोइंग टू बी -2.70, क्योंकि मैंने 2 डेसिमल प्लेस में सारी वैल्यूज रखनी है. फिर log 4.0 इंटू 10⁻3. तो इट्स गोइंग टू बी वेट, I think it's 2. एक मिनट, let me recheck. ये हो जाएगा log 6.0 exponent -3, yeah, -2 point, -2 point log 6 exponent -3 -2.22. ये है बेटा मेरे पास -2.22, ठीक है. फिर उसके बाद है -2.40. देन फिर मेरे पास है -2.52 एंड देन -3.30. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. अच्छा, अब मुझे कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ईच मैग्नीज हाफ सेल बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप. तो मुझे ये वैल्यू पता है, मैं इन दोनों को यूज करूंगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, राइट. सो जो मैं यूज कर रहा हूँ वैल्यू वो है -1.541 plus 0.34. It's going to be -1.201. मेरे पास आंसर आ रहा है -1.201, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस पे आंसर देना है, ठीक है. फिर है मेरे पास -1.21. फिर है मेरे पास -1.213. then -1.227. फिर है -1.242. then है -1.250. then है आपके पास -1.251. फिर है -1.254.
लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1.277। तो मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ कि मुझे ये वैल्यूज गिवन है, मैं यहाँ पर रखूंगा ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर ये वाली वैल्यू को यहाँ प्लग इन किया, इस पे ऐड किया, ये आंसर आएगा। दैट्स हाउ वी नीड टू कंप्लीट द टेबल। ऑब्वियसली मैंने ग्राफ पहले से प्लॉट किया हुआ है टाइम सेव करने के लिए। ऑलराइट, सो यू कैन सी द ग्राफ। वो कह रहे हैं प्लॉट अ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीज हाफ सेल, वाई एक्सिस पे होगा, ये रहा मैग्नीज हाफ सेल वाई एक्सिस पे, अगेंस्ट log of concentration of MnZ plus x axis, ये रहा, use a cross to plot each data point, draw a line of best fit। तो ये मैंने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई और इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट की वजह से एक अनोमलस पॉइंट भी मिला है जिसको मैंने सर्किल कर दिया, राइट। एंड माइट बी दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनोमलस पॉइंट बताओ क्या होगा। सही है, अनोमलस पॉइंट भी देख लेते हैं क्या होगा। वो कह रहे हैं सर्किल द मोस्ट अनोमलस पॉइंट ऑन योर ग्राफ, तो हमने सर्किल कर दिया उसको। वो कह रहे हैं द स्टूडेंट इज केयरफुल टू इंश्योर दैट ऑल द सॉल्यूशन यूज्ड और द सेम टेम्परेचर, यानी मैं टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा हूँ इन ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। सो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, लेकिन उन तमाम एक्सपेरिमेंट्स में जो टेम्परेचर है वो मैंने कांस्टेंट रखा है। वो कह रहा है सजेस्ट करना है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ द anomalous पॉइंट सर्किल इन डी पार्ट 1 relative to the line of best fit। okay टेम्परेचर, आप सब जानते हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वेरी करती है। तो टेम्परेचर उसने सेम कर दिया तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेशर हमारे कोर्स में नहीं है तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन हमने कंसंट्रेशन नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू आपको पढ़ाया है कि जब कंसंट्रेशन चेंज होती है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होती है। सो एनॉमलस पॉइंट मेरे पास ये है, ओके। और टेक्निकली देखा जाए तो ये यहाँ पर आया, बट टेक्निकली होना यहाँ पर चाहिए था इसको, या फिर यहाँ पर होना चाहिए था। दोनों में से ये पॉसिबिलिटी, या तो यहाँ हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हो, राइट। सो यहाँ पर आया है, एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर आएगा बट यहाँ पर अपीयर हुआ है। या तो यहाँ पर आना चाहिए था या फिर इस जगह पर होना चाहिए था, यानी या तो टूवर्ड्स लेफ्ट होता या टूवर्ड्स ऑन ऑन टू द लाइन होता। ये दो सिचुएशन होती है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर है। इसका मतलब लाइन ऑफ बेस्ट फिट से लोअर है ये एनॉमलस पॉइंट। सो अगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट से लोअर है एनॉमलस पॉइंट तो क्यों है? इसलिए क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो एक्स एक्सिस पे है आपकी और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो मैं ये कह सकता हूं कि एक्चुअली हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया है वो लो कंसंट्रेशन के ऊपर किया है, सही है, जब भी वो यहां पर आया हमारे पास इंस्टेड ऑफ हेयर और हेयर, राइट। सो अगर यहां पर है, वेट, या चेक करो, ये देखो, as the concentration of Mn2 plus ions decreases, ये जो log Mnz plus है ये मोर नेगेटिव हो रहा है, राइट। समझ आ रही है बात? तो Mnz प्लस की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, log ऑफ Mnz प्लस जो है वो मोर नेगेटिव हो रहा है। दैट मीन्स कि ये कंसंट्रेशन कम थी जिसकी वजह से ये मोर नेगेटिव आया हमारे पास, ऑलराइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द anomalous point is below the line of best fit, anomalous point is below the line of best fit
दैट मीन्स कि जो स्टूडेंट है, ये जो स्टूडेंट है इसने लो कंसंट्रेशन ऑफ जेड जी प्लस एम एन जी प्लस आइन के ऊपर ई की वैल्यू कैलकुलेट की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की। तो हम यहाँ लिखेंगे a student must have measured the E cell at a smaller concentration of Z, oops, my bad, MnZ plus which means log of MnZ plus becomes more negative. Hence, giving the anomalous point below the line of best fit. Below the line of best fit. सही है। यानी आप यहां से दोबारा से देख लीजिए, एक मिनट फिर बता देते हैं कि ये कंसंट्रेशन ऑफ MnZ प्लस लोअर आइए होना यहाँ पर चाहिए था, ठीक है, राइट। दिस मीन्स कि जब कंसंट्रेशन ऑफ MnZ प्लस लोअर होती है तो लॉग ऑफ MnZ प्लस जो है वो मोर नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये मोर नेगेटिव आया आपके पास, ठीक है, बिलो द लाइन ऑफ बेस्ट फिट आया। फिर वो कह रहे हैं यूज योर ग्राफ is a plot E against this and can be analyzed using the Nernst equation at 25 degrees Celsius। अच्छा जनाब, ये नर्स्ट इक्वेशन है जो कि हमने क्लास में भी पढ़ाई आपको। आपको पता है ना इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n से रिप्रेजेंट किए, एग्जामिनर ने यहाँ पर z से रिप्रेजेंट किए, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ऑलराइट। वो कह रहे हैं यूज द नर्स्ट इक्वेशन एंड योर ग्राफ टू फाइंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट ऑफ द मैग्नीज हाफ सेल। अब ये जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये बेसिकली वाई इंटरसेप्ट होगा। तो C इज बेसिकली योर वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। उप्स, अच्छा चलें एक और चीज, ये आपका क्या है? वाई एक्सिस। ये आपका क्या है? वाई इंटरसेप्ट। ये क्या है आपका पूरा का पूरा? ग्रेडियंट। और ये क्या होगा आपका? पूरा एक्स एक्सिस, राइट। तो वाई इंटरसेप्ट देखते हैं। वाई इंटरसेप्ट ये रहा मेरे पास, वाई इंटरसेप्ट जो है वो ये रहा मेरे पास, ये नजर आ रहा, ये रहा, ठीक है, यहाँ कर देते हैं। दिस इज योर वाई इंटरसेप्ट और इस वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? -1.180 वोल्ट, ठीक है। तो -1.180 वोल्ट लिख देते हैं यहाँ, -1.180 वोल्ट, सही है। फिर वो कह रहे हैं डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। तो अगर मुझे ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है ग्राफ का, तो कह रहे हैं स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ पॉइंट्स यू यूज्ड फॉर योर कैलकुलेशन, record the value of the gradient to 3 significant figures, okay, 3 significant figures तक। so gradient हम सिंपल वाले कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं जो हमारे लिए आसान हो रीड करना, अप्लाई करना। so एक तो मैं यही वाला पॉइंट ले लेता हूँ भाई, 0.0 है और एक ये है, तो इसी को हम कर लेते हैं।
ये हो जाएगा 0.0 माइनस 1.18, सही है, 0 या -1.181 अप्रोक्सीमेटली, -1.181 ले लीजिए, क्योंकि और एक जो आप ले सकते हैं वो ये ले, जो सबसे आसान है, ये है आपके पास -1.28, और कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ, पॉइंट -3.45 एंड -1.28, ये तो ले लीजिए। ये एग्जैक्टली -1.18 पे नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर है मेरे ख्याल से। आप प्लीज जरूर चेक कीजिएगा जब आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको -1.181। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। मेरे पास कोऑर्डिनेट कौन सा है, 0.0 -1.18 18, oops my bad, -1.181। एक तो कोऑर्डिनेट मेरे पास ये हो गया, और दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या था, -3.45 -1.28, -3.45 -3.45 -1.1 -1.28। ऑलराइट, सो अगर मुझे ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा आपके पास -1.181 -1.28 स्क्वायर ब्रैकेट ओवर 0.0 -3.45, सही। तो ये हो जाएगा 0.099 ओवर 3.45। सो ये मेरे पास आ रही है वैल्यू 0.02865 वोल्ट, ठीक है। तो मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कर लेता हूँ, -0.0287 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 0.0287 वोल्ट। अच्छा, यूनिट तो लिखनी नहीं है, मैंने लिख दिया यूनिट, खैर कोई इशू नहीं है। अच्छा, ग्रेडियंट पॉजिटिव आया है। ग्रेडियंट पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि स्लोप जो है वो पॉजिटिव आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, लिख देते हैं। Gradient is positive because slope is positive. All right. Next, use your answer to F part 1 यानी gradient, ठीक है, and the Nernst equation to calculate the value of Z to 3 significant figures. Okay. That's a tricky part now. Value of Z to 3 significant figures and give the formula of the manganese ions. Your calculation must show the use of the Nernst equation. तो अभी हमने ग्रेडियंट ये बताया आपको, और ग्रेडियंट की वैल्यू ये कैलकुलेट की हुई है हमने, सही है। तो दिस ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0.059 ओवर Z। सो हम बता देते हैं कि ग्रेडियंट इक्वल्स टू 0.0, एक मिनट, प्लस भी तो है, प्लस 0.059 ओवर Z मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 0 + 0.059 ओवर ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, माय गुडनेस, 0.0287, यही थी, कुछ और थी, 0.0287 या। तो यहां से Z की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2.05
6। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो कह रहे हैं मुझसे, तो मैं z की वैल्यू लूंगा 2.0 होल नंबर में आनी चाहिए, चार्ज हमेशा होल नंबर में होता है, सही है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2.0। फॉर्मूला ऑफ Mn(z) प्लस अब किस तरह से लिखा जाएगा, फार्मूला ऑफ Mn2 प्लस। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि lowering concentration of manganese causes the value of the electrode potential of the manganese half cell to become more negative. Suggest why this is happens. Okay. um okay 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 देखो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ये है आपके पास नर्स इक्वेशन, E इक्वल्स टू E नॉट प्लस 0.059 over Z log concentration of Mn Z प्लस। सही। हम एक्चुअली Mn Z प्लस की कंसेंट्रेशन को कम कर रहे हैं, राइट। तो lowering the concentration as per question, राइट। तो जाहिर सी बात है, ये जो आपके पास log Mn Z प्लस है, ये मोर नेगेटिव हो जाएगा, राइट। आप जानते हैं कि Z यानी ग्रेडियंट आपके पास क्या था, पॉजिटिव वैल्यू। इसकी भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, राइट। तो अब आप नोट करें, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। सो मोर नेगेटिव हो जाएगी ये वैल्यू, सही है। सो मैं अब इसी इसी एक्सप्लेनेशन को वर्ड्स में कन्वर्ट करके दे देता हूँ। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर कर देता हूँ, मोर नेगेटिव ऑफ व्हाट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ log of concentration of Mn Z plus is more negative. Now it makes sense, ठीक है। सो मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख देता हूँ कि concentration of Mn Z plus, my bad, Mn Z plus decreases, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है। So log of concentration of Mn Z plus becomes more negative, right? Z is, बल्कि इस तरह से लिखें, वैल्यू ऑफ Z यानी ग्रेडियंट, value of Z is also positive, hence plus 0.059 over Z log Mn Z plus becomes more negative, becomes more negative। भाई 3 वैल्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव हो जाएगी, मोर नेगेटिव। Hence value of E also becomes negative, ठीक है। Oops, okay. That is a question number 1. It's a quite lengthy question and covers a lot of information actually. Let's move on to the next question, question number 2. And question number 2 says, a student plans to prepare propanol from propane to ol and the test the product. Reagents provided to the student. Okay. Okay, it's an organic chemistry ka paper question.
Surprisingly, that is the first question I have seen in paper 5 which is related to organic. And that's interesting. Secondary alcohol is converted into ketone. इसका मतलब oxidation हो रही है, right? Reagents provided to the student and some of the hazards are shown in the table. Propane tool flammable होता है. Concentrated acid, sulfuric acid corrosive, potassium dichromate oxidizing agent, distilled water non-hazardous. All right. The full equation for the reaction between propane tool and acidified potassium dichromate 6 is shown. ये equation आ गई. जब reaction होगा तो इसका color क्या होगा आपके पास? Orange. और जब reaction हो जाएगा तो observation क्या मिलेगी आपको? Green. वो green observation ये दे रहे होंगे. ठीक है? That is the observation of the reaction orange to green. ठीक है जी. वो कह रहे हैं कैलकुलेट the maximum the minimum mass of potassium dichromate 6 that is needed for complete oxidation of 5 gram of propane 2-ol to propanol. Give your answer to 3 significant figures. Okay. तो मुझे mass of potassium dichromate और मुझे moles of propanol given है, तो quite interesting. देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहां से MR of propane 2-ol calculate करूंगा and I believe it's going to be 60, right? ठीक है, propane 2-ol का MR कितना हो जाएगा? 60. और मुझे mass of propane 2-ol given है, तो मैं उसको यूज करके moles कैलकुलेट कर लूंगा. तो 5.00 divided by 60 is going to be 0.0833 moles. हम सब जानते हैं कि प्रोपेन 2-ol इसी तरह से लिखते हैं ना, प्रोपेन 2-ol A1 में यही सिखाया था, वर्सेस K2Cr2O7 दोनों के दरमियान रेशो है 1:3:1 का. सो अगर आपने 0.0833 मोल्स डिटरमिन किए हैं तो बताइए मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 कितने हो जाएंगे? तो यहां से मोल्स ऑफ K2Cr2O7 is going to be 0.0278 moles हो जाएंगे, right? I need to find out the mass of potassium dichromate, and for that I need to find out the MR of K2Cr2O7. So MR K2Cr2O7 का निकालते हैं. K2Cr2O7. So K2Cr2O7 का MR पोटेशियम इज 39.1. जगह मेरे पास कम है तो मैं इंटू 2 कर दूंगा, प्लस क्रोमियम मेरे पास है 52, तो मैं 52 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस 16 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से, तो मेरे पास बेटा यहाँ से MR आ जाएगा 294.2. सही है, ये MR ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आ गया. आई नीड टू फाइंड द मास. तो मास ऑफ K2Cr2O7 कैलकुलेट करने के लिए मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं MR से, तो हो जाएगा 294.2. तो यहां से मास बेटा मेरे पास आ रहा है 8.172 ग्राम. तो हम यहाँ लिख देते हैं 8.172 ग्राम. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कह रहे हैं तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैंने उसको मेंशन किया है, राइट? ठीक है, आगे चलते हैं. वो कह रहे हैं हमसे द स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रिपेयर प्रोपेनॉन. एड सल्फ्यूरिक एसिड. व्हाई आर वी एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड? तो आपको याद है A1 केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था कि सल्फ्यूरिक एसिड हम 2 वजह से ऐड करते हैं. पहली, it acts as a catalyst. At the same time, it is used as a dehydrating agent. So आप लिख सकते हैं acting as a catalyst, also used as a dehydrating agent. Okay.
फिर वो कह रहे हैं आपको 5 ग्राम ऑफ प्रोपेन टोल इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क, a few drops at a time, few drops at a time. हम्म हम्म अच्छा, एक और चीज देखिए, यहाँ पर हम प्रोपेनॉन प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? और आप जानते हैं कि प्रोपेनॉन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब इसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, ये भी ध्यान में रखो। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, एज यू कैन सी इन द टेबल, तो इसका मतलब ये मोर वोलेटाइल होगा। मोर वोलाटाइल। ओके, फिर वो कह रहे हैं dissolve mass of potassium dichromate 6 calculated in A1 infuse cm cube of distilled water. Now the question is कि भाई मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 को, अगर मुझे उसका मास पता था और वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसके साथ कांटेक्ट में लेकर आ जाऊं ना, क्या प्रॉब्लम है? मुझे इसका सोल्यूशन बनाने की क्या जरूरत है? सोल्यूशन इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 को स्लोली एंड ग्रेजुअली राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर ऐड कर सकूं। अगर मैं सॉलिड फॉर्म में यूज करूंगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन बहुत फास्ट होगा और आपके लिए रिएक्शन को मैनेज करना, एक्सपेरिमेंट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वाई स्लोली। तो तो हम यहाँ लिख देते हैं, हम यहाँ बता देते हैं कि if solid is used directly, then rate of reaction is very fast. ठीक है? So we need to add aqueous potassium dichromate 6 slowly in the mixture in the round bottom flask. फिर वो कह रहे हैं heat the mixture under reflux. What is the purpose of reflux? तो मैंने रिफ्लक्स के दो पर्पस बताए हैं आपको अब तक, पेपर 5 में और पेपर 2 पेपर 4 में। पहला तो रिफ्लक्स का पर्पस ये है कि आप जानते हैं कि जितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे फ्लेमेबल होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको मैं डायरेक्ट फ्लेम पे हीट नहीं कर सकता, इसलिए मैं रिफ्लक्स यूज करूंगा। तो पहली तो ये है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फ्लेमेबल। अच्छा, इसकी एक रीजन तो ये हो गई, दूसरी रीजन ये है कि जनाब मुझे सॉल्यूशन को हीट करना है एक कंट्रोल्ड मैनर में, सो दैट मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकूं। ये भी एक रीजन हो सकती है। टू हीट द सॉल्यूशन in a constant manner oops in a controlled manner, guys, my bad. To heat the solution in a controlled manner at a constant temperature, right? At a constant temperature. एक और भी रीजन है, जब हम रिफ्लक्स यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कंडेंसर भी यूज करते हैं उसके साथ। तो जब कंडेंसर यूज करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी वेपर्स रिलीज हो रहे हैं वो रिकंडेंस होकर वापस आ जाएं, तो इसलिए भी रिफ्लक्स यूज किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है? फिर हम कह रहे हैं कि सेपरेट द प्रोपेनॉन फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर यूजिंग डिस्टिलेशन। व्हाई डिस्टिलेशन भाई? बिकॉज आप जानते हैं कि प्रोपेनॉन और प्रोपेन 2 ओल दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, और डिस्टिलेशन जो होती है दैट एक्चुअली वर्क थ्रू बॉइलिंग पॉइंट। सही है? तो हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई डिस्टिलेशन वर्क्स इफेक्टिवली for substances having different boiling point। ठीक,
वो कह रहे हैं मुझसे complete the diagram to show how the propanol is separated from the reaction mixture in step 5. Label your diagram fully including the location of the propane tool and propanol after distillation has taken place. There is no need to include clamps. Okay, तो सबसे पहली बात मुझे complete करनी है diagram. मुझे show करना है कि how propanol is separated from the reaction mixture in step 5. Label your diagram fully including the location of the propane tool and propanol after distillation. Okay. So distillation flask यानी collection flask भी दी हुई है, round bottom flask भी दिया हुआ है, reaction mixture भी दिया हुआ है, water bath भी दिया हुआ है, clamps भी दे दिए हैं उन्होंने. तो आपको याद है A1 केमिस्ट्री ओ लेवल केमिस्ट्री में आपने बनाई थी डिस्टिलेशन की डायग्राम, तो एग्जैक्टली वो डिस्टिलेशन की डायग्राम मैं यहाँ बनाने लगा हूँ और मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा. I'm not very good in drawing, but I'll try कि डायग्राम बेहतर अंदाज से मिले आपको. ठीक है, राइट. ठीक है. एंड ऑब्वियसली अगर आपको याद हो, हम थर्मामीटर हमेशा इंजेक्ट करते थे और हम उसका बल्ब एग्जैक्टली इस जो ओपनिंग है उसके एडजेसेंट रखते थे, इफ यू रिमेम्बर. तो हमने आज भी ऐसा ही करना है कि थर्मामीटर का बल्ब हमने बिल्कुल इसके एडजेसेंट रखना है. ठीक है, ताकि ये जो भी हमारे पास लिक्विड आ रहा है उसका टेम्परेचर मेजर कर सके. एंड ऑब्वियसली बेटा मुझे ये लॉक को भी करना है, सील भी करना है कॉर्क लगा के. ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्मामीटर. ओके. oops, it's kind of a tricky. Nope, nope, nope. Okay, now I can do that. ये आ गया और ये आ गया. उफ. और इसके बाद हम ये लिबिड कंडेंसर होता है बाय द वे, अगर आपको याद है ओ लेवल केमिस्ट्री, तो आप समझ लीजिए मैं इस वक्त ओ लेवल केमिस्ट्री जो है उस पर काम कर रहा हूँ. आपने एग्जैक्टली यही डायग्राम पढ़ी होगी. सही है. ओके, आई विल ट्राई टू बैलेंस दिस. तो आप जानते हैं कि यहां से कोल्ड वाटर जो है वो इन होगा, ये इनलेट है, राइट. यहां से वाटर, ये वाटर आउटलेट है. इसको कहते हैं लिबिड कंडेंसर. ये आपका थर्मोमीटर. ठीक है, ये आपका क्लैंप तो है लेकिन इसके साथ ये रबर बंग भी है. ये तो क्लैंप है, ये रबर बंग है, राइट. और यहाँ पर जो है वो डिस्टिलेट कलेक्ट होगा ऑब्वियसली, और जो डिस्टिलेट है वो होगा प्रोपेनॉन का. सबसे पहले प्रोपेनॉन कलेक्ट होगा, इसलिए क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो हाईली वोलेटाइल है. तो ये आपका डिस्टिलेट होगा.
आपको याद है ओ लेवल केमिस्ट्री में बताते हैं कि भाई जो लिक्विड हमारे पास आकर कलेक्शन फ्लास्क या डिस्टिलेशन फ्लास्क में कलेक्ट होता है उसको डिस्टिलेट कहते हैं, एंड दिस डिस्टिलेट इज गोइंग टू बी प्रोपेनॉन। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। आई होप आपको ओ लेवल केमिस्ट्री याद आई हो, जो आपने किसी जमाने में पढ़ी है माशाल्लाह से। फिर हम बात करते हैं द रिएक्शन मिक्सचर नीड्स हीटिंग फॉर रिफ्लक्स टू टेक स्पेस। एक्सप्लेन व्हाई वाटर बाथ इज यूज्ड टू हीट द रिएक्शन मिक्सचर। तो मैंने कहा था आपको थोड़ी देर पहले, ये लिखा हुआ। तो इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लिख दीजिए, क्योंकि 1 मार्क का है। तो जो सबसे आसान है मैं वही लिखूंगा। मैं लिखूंगा बिकॉज, ये देखें, उसने कहा था कि प्रोपेन टूल फ्लेमेबल होता है, राइट? इसलिए मैं वाटर बाथ के ऊपर या रिफ्लक्स कंडीशन लगा के हीटिंग करूंगा। तो मैं लिखूंगा बिकॉज प्रोपेन टू ओल is flammable, so we cannot heat it on a direct flame। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं the propanol separated from the mixture in step 5 contains sulfuric acid as an impurity which needs to be removed। okay, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर था, इसलिए कुछ रह गया होगा। ओ, एज अ कैटलिस्ट रिकवर हो रहा होता है, राइट? रिमेंबर हमने स्टार्ट में कहा था कि एज ए कैटलिस्ट भी होता है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। तो जब ये एज ए कैटलिस्ट रिकवर हो जाएगा प्रोपेनॉन की फॉर्मेशन के बाद, तो जाहिर सी बात है मुझे इस सल्फ्यूरिक एसिड को रिमूव करना है एज एन इम्प्योरिटी, राइट? वो कह रहे हैं नेम द रिएजेंट दैट कुड बी एडेड टू रिमूव द सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक्सप्लेन हाउ द स्टूडेंट वुड इंश्योर दैट ऑल ऑफ द एसिड इज नो लॉन्गर प्लेस। तो मैं रिएजेंट यूज कर लूंगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हैं एसिड से रिएक्शन करेगा तो ब्रिस्क एफरवेसेंस देगा कार्बन डाइऑक्साइड की, प्रोड्यूसेस एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता कैसे चलेगा, इंश्योर कैसे करेंगे कि भाई अब एसिड अवेलेबल नहीं है? तो जाहिर सी बात है ये जो एफरवेसेंस हैं दे विल स्टॉप कमिंग, राइट? सो आप लिख सकते हैं नो मोर कार्बन डाइऑक्साइड effervescence is produced। okay, reagent explanation। okay, I think it's more than enough। मैंने बता दिया नेम द रिएजेंट, ये हो गया। फिर वो कह रहे हैं एंड एक्सप्लेन हाउ द स्टूडेंट वुड इंश्योर, एक्सप्लेन कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एफरवेसेंस प्रोड्यूस करेगा, और जब वो एफरवेसेंस आना बंद हो जाएंगे तो इसका मतलब एसिड कंप्लीटली खत्म हो चुका है। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं। B part 1, when propanol reacts with a solution of 2,4-DNPH, an insoluble compound X is produced according to the following equation। ये propanol है, ये 2,4-DNPH है। That's what we have done in A1, right? And if you remember, 2,4-dinitrophenyl hydrazone बनता था, ये है 2,4-dinitrophenyl hydrazone। और आप जानते हैं कि इसके येलोइश ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स मिलते थे, क्योंकि ये टेस्ट फॉर
कीटोन भी था, राइट? आई जस्ट ये अगर मुझे सल्फ्यूरिक एसिड को एज एन इम्प्योरिटी रिमूव करना है तो कैल्शियम कार्बोनेट की बजाय मैंने NaOH भी तो यूज कर लेना था, तो हम NaOH यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते NaOH यूज? क्योंकि आप जानते हैं कि कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, which is why NaOH सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के बजाय प्रोपेनॉन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा और इस तरह से साइनोहाइड्रिन बना लेगा। सो टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ दैट साइनोहाइड्रिन, हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए NaOH का रिएक्शन जो है वो अवॉइड करेंगे। आई थिंक which is why I was little bit confused. I was stuck here in this part कि कुछ missing है। So पहले इसमें एक चीज और यहाँ पर ऐड कर दूं मैं। That is the answer, but NaOH क्यों नहीं यूज करते ये भी बता देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं कि propanol undergoes nucleophilic addition reaction with NaOH, right? So to prevent this, avoid using NaOH as a reagent to neutralize H2SO4. Alright, ये भी एक important reason हो सकती है कि why not NaOH. ठीक है? Okay. Let's continue with this part of the question. Sorry, मैं उस वक्त stuck हो गया तो मैं आगे नहीं complete कर पा रहा था because I was thinking continuously कि क्या होना चाहिए वहाँ पर. The melting point of X can be used to confirm the identity of the carbonyl compounds that has reacted with 2,4-D pH. To do this, solid X must be separated from the mixture. Okay. Solid X इसको इस mixture में से separate करना है. This can be done using method A or B. ठीक है जी, method A और B भी हो गया. वो कह रहे हैं method A is basically gravity filtration. That's a normal gravity filtration जो normally आप O levels में पढ़ते हैं कि यहाँ पर आप mixture डालते हैं, वो drop to drop यहाँ से गिरता है और इसमें collect होना शुरू हो जाता है filtrate आपको. ठीक है, using a filter funnel, filter paper and conical flask. That's what you have done in O levels, right? तो वो कह रहे हैं method B is filtration under reduced pressure using a Buckner funnel and a Buckner flask and filter paper and a suction pump to reduce the pressure in the Buckner flask. Okay, that's interesting. Suction pump लगा हुआ है और वो प्रेशर को रिड्यूस करता है. तो कह रहे हैं स्टेट वन मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग मेथड बी रादर देन मेथड ए. अच्छा जी, इससे जो आपके पास फिल्ट्रेट आएगा वो ड्रॉप टू ड्रॉप होगा. तो हम क्या देते हैं, फिल्ट्रेट ऑब्टेन ड्रॉप टू ड्रॉप, hence this process takes time, right? यानी ये स्लो होगा. टेक्स टाइम की बजाय आप स्लो भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपने सक्शन पंप के थ्रू प्रेशर निकाल लिया यहाँ से, तो ये जो सोल्यूशन होगा ये जल्दी जल्दी आकर गिरना शुरू हो जाएगा. तो आप बोल सकते हैं as pressure is reduced, so filtrate
So collection of filtrate takes place quickly. अच्छा, ये जो आपके पास बकनर फनल है, ये आपने A1 केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ी, A2 के प्रैक्टिकल्स में भी नहीं है, A1 के प्रैक्टिकल्स में भी नहीं है, O लेवल में भी नहीं है. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर रीडिंग दिस और लर्निंग दिस, राइट? सो वन मेजर डिसएडवांटेज क्या होगा? वन मेजर एडवांटेज क्या होगा? तो आप बोल सकते हैं मेथड, माय गुडनेस, मेथड B takes shorter time as compared to method A. All right. फिर वो कह रहे हैं the student placed a wash sample of X in a drying oven for an hour. Okay. The student records the mass of X. The student wants to ensure that X is completely dry. Describe what the mass should do to ensure that X is completely dry. ओके तो अगर आप ड्राई कर रहे हैं ओवन में, तो इसका मतलब आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि कंपाउंड डिकम्पोज ना हो, नंबर वन. नंबर टू, आप 1 घंटे के लिए उसको ड्राई कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि आप कंपाउंड एक्स को दोबारा से ड्राई करेंगे ओवन में रख के, और ड्राई करने के बाद आप दोबारा से कंपाउंड एक्स का मास रीवे करेंगे, और मास रीवे करने के बाद अगर मास सेम आ जाए दोबारा से, देन इट मींस कि वाटर जो है वो अब अवेलेबल नहीं है, और कंपाउंड एक्स जो है वो फुली ड्राई हो गया है. सो इस पूरी बात को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, by using a student can dry sample of X again in an oven. All right. After this, record the mass again if the mass is still same, then it means sample of X is fully dry and no water is available. ठीक है? Okay. 5 cm cube of propanol reacts with an excess of 2,4 DNPH. The mass of dry X produced is 11.84 gram. Calculate the percentage yield of X in this reaction. आपको X का MR, प्रोपेनॉन का MR, डेंसिटी ऑफ प्रोपेनॉन दी हुई है इन ग्राम पर सीएम क्यूब, और परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं. ओके. इन माय फर्स्ट स्टेप, आप जानते हैं कि 1 cm क्यूब में प्रोपेनॉन का इतना मास है, तो भाई अगर आपके पास 5 cm क्यूब है तो बताइए मास कितना होगा? तो 1 cm क्यूब हैज अ मास ऑफ 0.789 gram of propanol. So guys, if we have 5 cm cube
और अब उप्स, वेट, माय बैड 5.00 cm3 बहुत एग्जैक्ट मेजरमेंट कर रहा है, एंड ऑब्वियसली ये 2 डेसिमल प्लेस की मेजरमेंट है, तो इसका मतलब ये ब्यूरिट से ली होगी वैल्यू, ठीक है, ब्यूरिट से मेजर की होगी। सो मेरे पास बेटा मास और प्रोपेनॉन आ जाएगा 3.945 ग्राम, ठीक है। अब मुझे मास पता चल गया, मुझे एमआर पता है, तो मैं मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैं मोल्स ऑफ प्रोपेनॉन कैलकुलेट कर लेता हूँ इनमें सेकंड स्टेप। तो ये हो जाएगा 3.945 डिवाइडेड बाय 58। तो यहां से मेरे पास मोल्स आ जाएंगे 0.068 मोल्स। सही है जी। अब आप जानते हैं कि रेशो 1:1 का है इस इक्वेशन में, क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, राइट। ये 1 मोल है और कंपाउंड एक्स भी 1 मोल है। सो हम यहाँ लिख देते हैं इन आवर थर्ड स्टेप कि मोल्स ऑफ प्रोपेनॉन और मोल्स ऑफ एक्स का रेशो सेम है, दैट इज 1:1। तो अगर आपने 0.068 मोल्स कैलकुलेट किए हैं, तो ऑब्वियसली मोल्स ऑफ एक्स भी कितने हो जाएंगे, 0.068। आपको एग्जामिनर ने उसका एमआर दिया हुआ, तो आप मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो मास ऑफ एक्स निकालने के लिए मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके एमआर से, विच इज 238। तो इसका मास आ जाएगा बेटा आपके पास 16.1 ग्राम, एंड दैट 16.1 ग्राम इज बेसिकली theoretical yield, राइट। सही है। और ये बेसिकली क्या थी आपके पास, प्रैक्टिकल यील्ड, राइट। ओ माय गुडनेस। तो अगर मुझे परसेंटेज यील्ड निकालनी है, तो प्रैक्टिकल यील्ड है 11.84, थियोरेटिकल यील्ड है 16.1 इंटू 100 करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 73.1। तो 73.1% इज माय करेक्ट आंसर। फिर वो पूछ रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई 100% yield in the preparation of a pure sample of X is not possible। प्रोपेनॉन जब 2,4-DNPH से रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट होगा X में। वो कह रहा है 100% yield नहीं होगी। वो पहली बात, रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में तो कभी भी 100% yield नहीं होती। पहली तो रीजन ये होगी। दूसरी रीजन ये है कि भाई प्रोपेनॉन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, स्टार्टिंग में बताया था, और जब इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो इसकी वोलेटिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो हो सकता है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ वेपरेट हो गया, जिसकी वजह से आपको 100% यील्ड नहीं मिल रही हो। तो दो रीजन हो सकती हैं, हम दोनों लिखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई 100% यील्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्योर सैंपल ऑफ एक्स इज नॉट पॉसिबल। तो ये हो जाएगा आपके पास रिएक्शन is reversible and also propenon has low boiling point with high volatility, therefore it might evaporate
during the reaction. ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट कर लिया है और आज आपने माशाल्लाह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पेपर 5 भी अटेम्प्ट कर लिया है। एंड आई होप यू विल गेट द आइडिया कि पेपर 5 जो होता है वो मेनली फिजिकल से होता है, लेकिन ऑर्गेनिक भी पूछी जा सकती है, मतलब कोई पैटर्न ट्रेंड फिक्स नहीं है, राइट?